नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारत में व्यापार की धमनियों में बहता है। ई-वे बिल प्रणाली। हाँ, ई-वे बिल। सुनने में शायद ये थोड़ा सूखा लगे, लेकिन असल में ये भारत के विशाल लॉजिस्टिक्स और टैक्स सिस्टम को एक साथ पिरोने वाला एक डिजिटल धागा है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वो इसके हर पहलू को मतलब परत दर परत खोल कर रखते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है। नहीं है। ये एक पूरी सोच है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करोड़ों सामानों की आवाजाही को ट्रैक किया जाए। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि नियम क्या है, बल्कि ये कि ये नियम एक व्यापारी के लिए असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। हाँ, एक प्रैक्टिकल नजरिए से। बिल्कुल। तो इसके लिए चलिए एक कहानी के साथ चलते हैं। मान लेते हैं कि हम आगरा की एक छोटी सी जूता बनाने वाली कंपनी है, आगरा जूती को। ठीक है। हमें अभी-अभी मुंबई के एक बड़े रिटेल स्टोर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अब इस ऑर्डर को आगरा से मुंबई तक पहुंचाने की हमारी यात्रा में ई-वे बिल कहाँ, क्यों और कैसे आता है, हम इसे समझेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जब जीएसटी आया और देश भर के चेक पोस्ट हटा दिए गए, तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई होगी। बहुत बड़ी। देखिए, चेक पोस्ट का मकसद था सामान को चेक करना और ये पक्का करना कि उस पर सही टैक्स चुकाया गया है। हाँ, जब वो हट गए तो ट्रकों की आवाजाही तो तेज हो गई, लेकिन सरकार के लिए ये ट्रैक करना मुश्किल हो गया कि कौन सा सामान कहाँ जा रहा है और क्या उस पर टैक्स चोरी तो नहीं हो रही। अच्छा। इसी खाली जगह को भरने के लिए ई-वे बिल को लाया गया। अच्छा, तो ये एक तरह का डिजिटल चेक पोस्ट है जो ट्रक के साथ-साथ चलता है। आप ऐसा कह सकती हैं। ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो जीएसटी पोर्टल पर बनाया जाता है। ये माल की आवाजाही का एक सबूत है। जब भी कोई सप्लायर माल भेजता है तो वो मूवमेंट शुरू होने से पहले ही उसकी सारी जानकारी, जैसे क्या सामान है, कितना है, किसे जा रहा है, ये सब टैक्स विभाग को ऑनलाइन बता देता है। मतलब पूरी पारदर्शिता। हाँ, इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो जाती है। और इसका व्यापार पर क्या असर पड़ा? क्या इससे चीजें धीमी हुई या तेज? देखिए, शुरू में थोड़ी दिक्कतें आईं, लेकिन लंबे समय में इसके फायदे जबरदस्त हैं। जैसा कि स्रोत बताते हैं, चेक पोस्ट पे घंटों का इंतजार खत्म होने से ट्रकों का टर्न अराउंड समय काफी बेहतर हुआ है। अच्छा। लॉजिस्टिक्स की लागत कम हुई है और पूरी सप्लाई चेन ज्यादा कुशल हो गई है। तो हमारी आगरा जूती को के लिए इसका मतलब है कि उनका ट्रक मुंबई जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो आगरा जूती को अपना ऑर्डर पैक कर रही है। अब पहला सवाल, क्या उन्हें हर डिब्बे के लिए ई-वे बिल बनाना पड़ेगा? इसकी कोई सीमा तो होगी? हाँ, बिल्कुल। नियम कहता है कि जब भी 50,000 रुपए से ज्यादा मूल्य के माल का कंसाइनमेंट भेजा जाता है, तब ई-वे बिल अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। 50,000 रुपए? हाँ, और ये 3 मुख्य स्थितियों में लागू होता है। जब माल सप्लाई यानी बिक्री के लिए भेजा जा रहा हो, या फिर सप्लाई के अलावा अन्य कारणों से, जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर, अच्छा। या फिर जब किसी गैर पंजीकृत व्यक्ति से माल खरीदा जा रहा हो। यहाँ एक दिलचस्प पेच है। मान लीजिए आगरा जूती को का ऑर्डर 48,000 रुपए का है, तो हम 50,000 रुपए की सीमा के नीचे हैं। मतलब कोई ई-वे बिल नहीं बनाना पड़ेगा, सही? यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। ये कंसाइनमेंट वैल्यू सिर्फ सामान की कीमत नहीं है। ओह। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कंसाइनमेंट वैल्यू में माल की कीमत के साथ साथ उस पर लगने वाला जीएसटी यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, और अगर कोई सेस है तो वो भी शामिल होता है। ओह, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत नहीं बल्कि पूरी इनवॉइस वैल्यू है। 40,000 रुपए पर 18% जीएसटी हुआ 8,640 रुपए। तो कुल इनवॉइस वैल्यू हो गई 56,640 रुपए। 50,000 से ज्यादा? हाँ, और क्योंकि ये 50,000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए आगरा जूती को ई-वे बिल बनाना ही पड़ेगा। ये एक बहुत जरूरी बारीकी है जो अक्सर छोटे व्यापारी भूल जाते हैं। ये तो एक क्लासिक ट्रैप जैसा है। लेकिन एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। व्यापारी तो बहुत होशियार होते हैं। कोई 90,000 रुपए के कंसाइनमेंट को 45,000 रुपए की 2 अलग-अलग इनवॉइस में तोड़कर ई-वे बिल से बचने की कोशिश नहीं कर सकता। बहुत अच्छा सवाल है। क्या सिस्टम में इसके लिए कोई रोक है? देखिए, कानूनी तौर पर ये टैक्स चोरी मानी जाएगी। अगर कोई अधिकारी ट्रक को रोकता है और उसे गाड़ी में 90,000 रुपए का माल मिलता है, लेकिन ड्राइवर सिर्फ 45,000 की इनवॉइस दिखाता है, तो पकड़ा जा सकता है। अच्छा। अधिकारी माल की जांच करके उसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हैं, और अगर उन्हें शक होता है तो भारी जुर्माना लग सकता है। सिस्टम खुद तो इसे नहीं पकड़ता, लेकिन जमीनी जांच में ये पकड़ में आ जाता है। समझ गए। अच्छा, एक खास मामले का भी जिक्र है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के बारे में। हाँ, ये एक जरूरी अपवाद है।
मान लीजिए कोई कारीगर है जिसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट मिली हुई है और वो अपना बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजता है। तो उसे कंसाइनमेंट वैल्यू की परवाह किए बिना ई वे बिल बनाना ही होगा, चाहे माल की कीमत 5,000 रुपए ही क्यों ना हो। अच्छा, कीमत चाहे जो भी हो। हाँ, ये कारीगरों को मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में लाने और उनके सामान की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए किया गया है। ओके, तो ये तय हो गया कि हमारी आगरा जूती को ई वे बिल बनाना है। अब सवाल यह है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? आगरा वाली कंपनी की, मुंबई वाले खरीदार की या फिर ट्रांसपोर्टर की? ये इस पे निर्भर करता है कि ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कौन कर रहा है। अगर आगरा जूती को ट्रक बुक कर रही है तो ई वे बिल बनाने की जिम्मेदारी उनकी है, और अगर मुंबई वाला खरीदार अपना ट्रक भेज रहा है? तो जिम्मेदारी उसकी है। और अगर ये दोनों ही कुछ नहीं करते और माल को बस एक ट्रांसपोर्टर कंपनी को सौंप देते हैं कि इसे मुंबई पहुंचा दो? उस स्थिति में अगर सप्लायर या खरीदार ने बिल नहीं बनाया है तो ये ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो माल उठाने से पहले ई वे बिल बनवाए। मतलब कोई बच नहीं सकता। कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ी गई है। अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। इसके दो हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, पार्ट ए कंसाइनमेंट की जन्म पत्री जैसा है। जन्म पत्री? हाँ, इसमें सप्लायर और पाने वाले का GSTIN, डिलीवरी का पता, इनवॉइस का नंबर और तारीख, माल की कीमत और HSN कोड, मतलब सामान का वो खास कोड जिससे उसकी पहचान होती है, ये सारी जानकारी भरी जाती है। तो ये जानकारी आगरा जूती को भरेगी। बिल्कुल। और पार्ट बी? पार्ट बी वो हिस्सा है जो इस जन्म पत्री को यात्रा का टिकट देता है। इसमें ट्रांसपोर्टर के दस्तावेज का नंबर और सबसे जरूरी गाड़ी का नंबर होता है। अच्छा। ये जानकारी ट्रांसपोर्टर भरता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ई वे बिल माल की आवाजाही के लिए तभी वैध माना जाता है जब पार्ट बी भरा हो। बिल्कुल सही। बिना गाड़ी नंबर के पार्ट ए सिर्फ एक जानकारी का टुकड़ा है, यात्रा के लिए वैध दस्तावेज नहीं। पार्ट बी भरते ही सिस्टम का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पार्ट ए बना, पार्ट बी में ट्रक का नंबर डाला गया और आगरा जूती को का ट्रक मुंबई के लिए निकल पड़ा। बिल्कुल। लेकिन भारतीय हाईवे अप्रत्याशित होते हैं। हाँ, वो तो है। मान लीजिए रात के 2 बजे जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रक खराब हो जाए और माल को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना पड़े, तो क्या होगा? क्या पूरी प्रक्रिया फिर से करनी होगी? ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है और सिस्टम को इसके लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए, एक ड्राइवर पहले से ही परेशान है, उसे एक जटिल कानूनी प्रक्रिया में फंसा देना सही नहीं होगा। सही बात है। इसलिए समाधान बहुत आसान है। ट्रांसपोर्टर को बस कॉमन पोर्टल पर जाकर उसी ई वे बिल में नई गाड़ी का नंबर अपडेट करना होता है। बस अपडेट करना है। हाँ, ये अपडेट बिल की वैधता अवधि के भीतर कितनी भी बार किया जा सकता है। कोई नया बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत सुविधाजनक है। अच्छा, सप्लाई चेन आजकल बहुत जटिल हो गई है। एक चीज जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है वो है बिल टू शिप टू मॉडल। हाँ। ये सुनने में ही जटिल लगता है। ई वे बिल जैसा सीधा साधा सिस्टम इसे कैसे संभालता है? हाँ, ये व्यापार में एक आम स्थिति है। चलिए अपनी आगरा जूती को की कहानी में एक और मोड़ लाते हैं। लाइए। मान लीजिए मुंबई के रिटेलर का हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो दिल्ली ऑफिस ने आगरा जूती को ऑर्डर दिया और पैसे दिए, लेकिन कहा कि जूते सीधे उनके मुंबई वाले स्टोर पर भेज दो। तो यहाँ 3 पार्टियां हो गईं। दिल्ली वाला खरीदार बिल टू, आगरा वाला सप्लायर और मुंबई वाला माल पाने वाला शिप टू। सही। यहाँ तो 2 लेन देन हो रहे हैं। क्या 2 ई वे बिल बनेंगे? यहाँ 2 इनवॉइस तो जरूर बनेंगे, एक आगरा से दिल्ली के नाम और दूसरा दिल्ली से मुंबई के नाम। लेकिन माल की यात्रा तो एक ही हो रही है, आगरा से सीधे मुंबई। अच्छा, हाँ। इसलिए सिस्टम कहता है एक यात्रा एक ई वे बिल। इसे आगरा वाली कंपनी या दिल्ली वाला ऑफिस कोई भी बना सकता है और उसमें बिल 2 में दिल्ली का पता और शिप 2 में मुंबई का पता डालना होगा। इससे तो बहुत स्पष्टता आ जाती है। अब एक और स्थिति की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टर आगरा से मुंबई के लिए आधा खाली ट्रक तो भेजेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। वो आगरा जूती को के जूतों के साथ किसी और का सामान भी ले जाएगा। तब क्या होता है? उसके लिए भी समाधान है। उसे कंसोलिडेटेड ई वे बिल कहते हैं। अगर एक ट्रांसपोर्टर एक ही गाड़ी में कई अलग-अलग कंसाइनमेंट ले जा रहा है, तो वो हर कंसाइनमेंट के अलग-अलग ई वे बिल को मिलाकर एक मास्टर ट्रिप शीट बना सकता है। एक मास्टर लिस्ट जैसा? हाँ, जिसे फॉर्म GST EWB 02 कहते हैं। ये उस ट्रक की पूरी यात्रा का एक समय की दस्तावेज बन जाता है,
जिससे चेकिंग करने वाले अधिकारी को भी आसानी होती है। ठीक है, तो हमारा ट्रक अब मुंबई के रास्ते पर है, लेकिन क्या ये ई-वे बिल हमेशा के लिए वैध है या इस पर भी कोई समय की पाबंदी है? बिल्कुल है, और ये एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है। वैधता दूरी पर निर्भर करती है। दूरी पर? हाँ, सामान्य कार्गो के लिए हर 200 किलोमीटर की दूरी के लिए 1 दिन की वैधता मिलती है। तो आगरा से मुंबई लगभग 1200 किलोमीटर है। इसका मतलब? इसका मतलब 1200 को 200 से भाग दें तो 6 दिन की वैधता मिलेगी। 6 दिन? और दिन की गिनती बिल बनने के समय से शुरू नहीं होती, बल्कि तब शुरू होती है जब पार्ट बी में पहली बार गाड़ी का नंबर डाला जाता है। अच्छा, ये भी एक बारीकी है। हाँ, और 1 दिन का मतलब होता है अगले दिन की मध्य रात्रि को समाप्त होने वाली अवधि। और वो जो बहुत बड़े या भारी सामान होते हैं जिन्हें ओवर डायमेंशनल कार्गो कहते हैं, उनके लिए? उनकी गति धीमी होती है, इसलिए उनके नियम अलग हैं। उनके लिए हर 20 किलोमीटर के लिए 1 दिन की वैधता मिलती है। सिर्फ 20 किलोमीटर? जी, और हर अतिरिक्त 20 किलोमीटर या उसके हिस्से के लिए एक अतिरिक्त दिन। क्या ये वैधता बढ़ाई जा सकती है? मान लीजिए कोई अप्रत्याशित देरी हो जाए, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा या एक्सीडेंट। हाँ, असाधारण परिस्थितियों में ट्रांसपोर्टर वैधता समाप्त होने के 8 घंटे के भीतर भीतर इसे बढ़ा सकता है। उसे पोर्टल पर जाकर देरी का कारण बताना होता है। क्या ऐसी भी कोई चीजें हैं जिनकी ढुलाई के लिए ई-वे बिल की जरूरत ही नहीं है, चाहे उनकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो? मतलब जो पूरी तरह से इस सिस्टम से बाहर हैं। बिल्कुल, स्रोत में एक पूरी सूची दी गई है। कुछ प्रमुख चीजें हैं जिन पर ई-वे बिल लागू नहीं होता, जैसे इंसानी इस्तेमाल के लिए अल्कोहलिक शराब और पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोल, डीजल वगैरह? हाँ, क्योंकि ये जीएसटी के दायरे से ही बाहर हैं। ये तो स्वाभाविक है। और क्या? इसके अलावा घरेलू एलपीजी, पीडीएस के तहत बिकने वाला केरोसिन, करेंसी, गहने और कीमती पत्थर, इस्तेमाल किए गए व्यक्तिगत और घरेलू सामान पर भी ये लागू नहीं होता। अच्छा। और एक बहुत ही दिलचस्प छूट है कि जब माल बिना मोटर वाली गाड़ी से ले जाया जा रहा हो, जैसे कि बैलगाड़ी या हाथ ठेला, तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। क्या बात है? इसके अलावा खाली कार्गो कंटेनर या फिर रक्षा मंत्रालय या कस्टम्स की निगरानी में भेजे जाने वाले माल के लिए भी ये जरूरी नहीं है। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। अब तक ये सब नियमों की बात हुई, लेकिन इसका डंडा कहाँ है? जीएसटी के रिटर्न भरने में आलस कर दे। क्या होता है अगर हमारी ये आगरा ज्योति को अपने जीएसटी रिटर्न भरने में आलस कर दे? यहाँ पर ये सिस्टम सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स टूल से बढ़कर एक बहुत ही शक्तिशाली अनुपालन टूल बन जाता है। कैसे? नियम 138 के अनुसार अगर कोई रजिस्टर व्यक्ति लगातार 2 टैक्स पीरियड जैसे कि 2 महीने या 2 तिमाही के लिए अपना रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उसकी ई-वे बिल बनाने की सुविधा ब्लॉक कर दी जाती है। 1 मिनट, इसका मतलब वो अपने माल को बाहर भेजने के लिए ई-वे बिल बना ही नहीं पाएगा? बना ही नहीं पाएगी। उसका व्यापार तो ठप हो जाएगा। बिल्कुल, यही इसका सबसे शक्तिशाली पहलू है। ई-वे बिल सिर्फ एक शिपिंग दस्तावेज नहीं है, ये एक तरह का पट्टा है। सरकार ने आपके व्यापार करने की क्षमता को, यानी आपके माल को फिजिकली मूव करने की क्षमता को सीधे तौर पर आपके टैक्स अनुशासन से जोड़ दिया है। बाप रे! अगर आप रिटर्न नहीं भरते तो आपका ट्रक फैक्ट्री से बाहर ही नहीं निकल सकता। या ये एक प्रक्रियात्मक कार्य को एक शक्तिशाली अनुपालन हथियार में बदल देता है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? आगरा ज्योति की यात्रा के माध्यम से हमने देखा कि ई-वे बिल सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये एक एकीकृत डिजिटल ढांचा है। हाँ, जो टैक्स अनुपालन को बढ़ावा देता है, पारदर्शिता लाता है और माल की आवाजाही को ट्रैक करता है। ये व्यवसायों को नियमों को समझने और उनका पालन करने के लिए मजबूर करता है। सही बात है। और ये प्रणाली लगातार विकसित हो रही है, ये स्थिर नहीं है। स्रोत में RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस और ई-इनवॉइसिंग के साथ इसके जुड़ाव का भी जिक्र है। उससे क्या होगा? भविष्य में टोल प्लाजा पर लगे RFID रीडर अपने आप ई-वे बिल को स्कैन कर लेंगे, जिससे ट्रकों को रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ई-इनवॉइसिंग के साथ जुड़ने का मतलब है कि जैसे ही आप बिल बनाएंगे, ई-वे बिल की आधी जानकारी खुद ब खुद भर जाएगी। यह हमें एक दिलचस्प विचार पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां यह पूरी प्रक्रिया लगभग अदृश्य हो जाए? मतलब
जहां एक सप्लायर बस अपना ई इनवॉइस बनाए और ई वे बिल खुद ब खुद बन जाए, ट्रांसपोर्टर को आवंटित हो जाए और RFID और GPS के जरिए गाड़ियों की ट्रैकिंग पूरी तरह से स्वचालित हो जाए। हम्म। क्या इससे व्यापारियों के लिए अनुपालन का बोझ लगभग खत्म हो जाएगा, या ये टैक्स अधिकारियों के लिए निगरानी का एक ऐसा स्तर होगा जिसकी हमने पहले कल्पना भी नहीं की थी? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद।